एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, और डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद है उसको हम हीट करते हैं, हीट करने से उसमें 1 केल्विन का चेंज आ जाए तो जितनी हीट इस दौरान में वो ऑब्जॉर्ब करेगा उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। याद रखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ 1 kg के ऑब्जेक्ट का है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मस्ट है कि 1 kg का ऑब्जेक्ट हो, फिर हम उसको हीट करें और उसमें 1 केल्विन का चेंज आए तो जितनी वो हीट अब्जॉर्ब करता है वो उसकी कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस चाहे 1 kg का है, 2 kg का है, 4 kg का है, 20 kg का है, कोई मसला नहीं। जितने भी kg का सब्सटेंस है उसको ही हमने हीट करना है, और हीट करने से उसके टेम्परेचर में जब 1 केल्विन का चेंज आ जाता है तो वो उसकी कहलाएगी हीट कैपेसिटी। इसमें 1 kg का होना मस्ट नहीं है, जितने मर्जी kg का सब्सटेंस हो उसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें 1 केल्विन का चेंज आता है तो जितनी वो हीट अब्जॉर्ब करता है उस वक्त जितना भी उसका मैस होता है वो कहलाती है उसकी हीट कैपेसिटी। तो इसीलिए लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड या हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब उसके अंदर 1 केल्विन का इंक्रीज इन टेम्परेचर हो। 1 केल्विन के बारे में पहले भी बताया था कि शुरू में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 40 केल्विन है, हीट करने से उसका टेम्परेचर 41 केल्विन हो जाए तो इसको हम कहते हैं 1 केल्विन का चेंज इन टेम्परेचर आ गया उसके अंदर। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद आपने मैथमेटिकली करना है, और मैथमेटिकली इसके बिल्कुल नीचे है जहाँ पे लिखा हुआ है इफ द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर से लेके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक, इफ द टेम्परेचर से लेके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक हमने क्या करना है, मैथमेटिकली की हेडिंग डालनी है। मैथमेटिकली में हमने इसका फार्मूला लिखना है, और फार्मूले में दो चीजें आती हैं, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। डेल्टा क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कल हमने बताया था क्यू हीट का सिंबल होता है, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट या हीट ऑब्जॉर्ब्ड को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा क्यू हीट ऑब्जॉर्ब्ड। इसी तरह डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा क्यू चेंज इन हीट भी कह सकते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में कि जितनी हीट ऑब्जॉर्व की या जितने उसकी हीट पहले की निस्बत चेंज होगी वो डेल्टा क्यू है हमारे पास। इसी तरह डेल्टा टी जो है वो जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया, जितना इंक्रीज आया टेम्परेचर का, तो वो डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज द फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हमने इसमें ये बताना है कि अगर डेल्टा टी जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस को जब हम हीट देते हैं, और डेल्टा क्यू वो अमाउंट ऑफ हीट है जो ऑब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट कैपेसिटी जो है वो बराबर होगी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के। तो हमने नीचे लिख दिया हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू के बारे में हमने कल एक फार्मूला ड्राइव किया था। अगर आप हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में देखें तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है 8.4, जिसको हमने इक्वेशन 1 बनाया था, ये हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू है सी एम डेल्टा टी, तो ये याद रखिए। इसीलिए हमने हीट कैपेसिटी में ये किया है कि हीट कैपेसिटी का तो फार्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और इसी से हमने डेफिनेशन की हुई है द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब व्हेन 1 केल्विन टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि 1 केल्विन का चेंज आए तो जितनी हीट ऑब्जॉर्ब करता है वो बेसिकली कहलाती है हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू अभी हमने देखी है एम सी डेल्टा टी है, वो हमने पुट कर दी। नीचे डेल्टा टी वैसे ही आ गया, ऊपर नीचे डेल्टा टी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कट कर सकते हैं। बाकी क्या बच गया हमारे पास, एम सी। तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो गया, एम सी, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसको रिप्रेजेंट करता है।
नीचे हमने 3 लाइनें भी लिखनी है। 8.6 को इक्वेशन 1 बना सकते हैं। इक्वेशन 1 shows that heat capacity of the body is equal to the product of mass of the body and its specific heat capacity। जैसा कि इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है एम सी का मतलब मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। तो इफ से लेके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक जो है ये हमारा मैथमेटिकली है फॉर हीट कैपेसिटी। उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है और एग्जाम्पल जो है फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट होती है और ये जाती है अप टू टेम्परेचर तक। इस वक्त जो बोल्ड किया हुआ है ये हमारे पास एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल में आप ये फार्मूला ज़हन में रखिए जो ऊपर हमने इक्वेशन 1 लिखी है MC, ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि इसी में वैल्यूज पुट करके जो है वो हमने एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर। अब 5 kg का पानी है तो मैस तो हमारे पास आ गया 5 kg, ज़हन में रखिए। अब उसने क्या किया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी ब्रैकेट में। पानी का मैस अभी उसने कहा है 5 kg है तो फार्मूले में उसने m की जगह पे 5 kg लिख दिया। उसके बाद C, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कल हमने पढ़ी थी वाटर एंड सॉइल में 4200 होती है। तो C की वैल्यू पानी की हमने पुट कर दी 4200 और 4200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 21,000। तो हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास आ गई 21,000 और इसका यूनिट है जॉल पर केल्विन। ये कैसे आया, ये जो फार्मूला था डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हीट था, चेंज इन हीट, और इसका हीट का जो यूनिट होता है वो जॉल होता है और नीचे चेंज इन टेम्परेचर है जो कि केल्विन होता है, तो जॉल पर केल्विन। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो हीट कैपेसिटी आ रही है 5 kg पानी के वो 21,000 जॉल पर केजी है, सॉरी जॉल पर केल्विन है। अब ये 21,000 जॉल पर केल्विन का मतलब क्या है वो आगे एक्सप्लेन करता है। डेट इज 5 kg of water needs 21,000 joule of heat for every 1 Kelvin rise in temperature। तो इसने क्या कहा है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है 5 kg अगर हमारे पास जो है वो वाटर मौजूद है और उसको हम हीट करते हैं और उसमें 1 केल्विन का चेंज आता है तो इस दौरान में जो हीट वो ऑब्जॉर्ब करेगा वो 21,000 जॉल के बराबर होगा। तो 21,000 जॉल पर केल्विन जो हमारे पास हीट कैपेसिटी आई थी, इसका मतलब यही होता है कि 21,000 जॉल हीट की जरूरत है 1 केल्विन का राइज आने में उस सब्सटेंस के अंदर जो कि 5 kg का पानी था हमारे पास। उसके बाद एंड में यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है फैक्टर्स की। और फैक्टर्स जो है हमारे पास दो हैं, एक तो लिखा हुआ है, एक आपने खुद लिखना होगा। जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हैं कि हीट कैपेसिटी बराबर है m इंटू सी। इसका मतलब है हीट कैपेसिटी मैस पे भी डिपेंड करती है और C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। फार्मूले में देखिए अगर m की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसी तरह C की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यही दो फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास पहला फैक्टर जो है वो ये है, लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस का मतलब मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। लार्जर इज द मैस ऑफ सब्सटेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैस ऑफ सब्सटेंस। लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, लार्जर विल बी द हीट कैपेसिटी। यानी कि m बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसके आगे आपने पॉइंट नंबर 2 लिखना है, लार्जर इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, larger is the specific heat capacity, comma larger will be its heat capacity। रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है, लार्जर इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉमा लार्जर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी। तो ये दोनों फैक्टर्स में हमने किस बात को रिप्रेजेंट किया है, मैस और स्पेसिफिक हीट, जो कि फार्मूले में आ रहे हैं MC, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
दोनों में से किसी की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये फैक्टर्स पे जो है हमारा क्वेश्चन